अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकता है। हमेशा याद रखें, हमें नहीं पता कि कोई और किस चीज़ से गुजर रहा है। हो सकता है कोई परेशानी है उनकी लाइफ में, कोई मुश्किल हो जिसके बारे में हम कुछ ना जानते, कोई स्ट्रगल हो इस तरह की, तो हो सकता है इस वजह से उनका मूड ख़राब हो या फिर वो किसी सर्टन तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो जी अपने आप को सिचुएशन से दूर करें और रिलैक्स होकर, काम डाउन होकर वापस आके डील करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्रीज रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत ज़्यादा धुंध देखने को मिल रही है। आज सुबह भी जब हम ऑफिस आ रहे थे बहुत बहुत धुंध थी रास्ते में, इतनी ज़्यादा कि विजिबिलिटी ना होने के बराबर ही थी। कुछ एरियाज़ में स्पेशली जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, क्राउडेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा जो है विजिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन मोस्टली स्पेशली केनाल रोड के ऊपर अगर बात करें और एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर बात करें, बहुत धुंध है। बहुत ध्यान से आप लोगों ने ट्रैवल करना है। 97 मीटर्स सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी है, बहुत कम, बहुत रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं कॉल करके बता दें कि जी हम देर से पहुंचेंगे या लेट हो जाएंगे, लेकिन जल्दी करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि इतनी धुंध में नज़र बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा होता है। अपनी जो लाइट्स हैं वो इंडिकेटर लाइट्स भी ऑन कर कर ट्रैवल करें, ताकि दूसरे जो ट्रैवलर्स हैं वो भी आप लोगों को स्पॉट आउट कर सके। इतनी धुंध के अंदर सबके लिए ही देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा ध्यान रखें अपना भी और दूसरों को, ना तो अपनी जान को रिस्क करें ना तो दूसरों की जान को रिस्क करें। साथ ही साथ यूवी इंडेक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, इससे 0 है इस वक्त। और साथ ही साथ अगर हम बारिश की बात करें तो अगले 10 दिन में बारिश की कोई प्रिडिक्शन नहीं है एट दिस मोमेंट इन टाइम। लेकिन आपको पता है मौसम की सूरत हाल वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं और हवा भी आज बिल्कुल नहीं चल रही है। तो बस आप कोशिश करें, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा धुंध है। अपने आप को कवर कर बाहर निकले, लाजमी तौर पर डायरेक्ट जो है स्पेशली हीटर के अंदर से ठंड में मत निकले, बिकॉज उसकी वजह से आपको सेवरल तरह की जो है मसल पेन्स और बोन पेन्स जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को कवर करके बाहर निकले, सही तरह ढांप कर जो है बाहर निकले, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और ऑफ कोर्स कैसे भूल सकते हैं कि हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज और एक पॉजिटिव पैगाम के साथ हमने करना है। तो ये एक दिन एक नेकी में मुफ्ती राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात पीने के आदाब के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पानी पीने या दीगर अशिया पीने के आदाब के बारे में बड़ी तफसील से रहनुमाई फरमाई। जिस बर्तन में पानी पीना है वो बर्तन देख लें कि किनारे से टूटा हुआ ना हो। अगर आप मजबूर हैं किनारे से टूटे हुए बर्तन से पानी पीने पर, तो उस टूटी हुई जगह पे अपने होंठों को मत लगाइए। दाएं हाथ से पानी को पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पानी को 3 सांस में पीना है और जब पानी को एक सांस के बाद हम रुकेंगे पानी पीने से, तो हमने पानी के बर्तन को हटा देना है। पानी के बर्तन में हमने पानी पीते हुए सांस नहीं लेनी। जब हम पानी पिएंगे तो एक से ज़्यादा गिलास पीने की सूरत में भी हर गिलास में हम 3-3 दफ़ा सांस लेंगे। पानी पीने के बाद अल्लाह वाहदहु ला शरीक की हम्द बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाज़ी काना, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमें पानी पिलाया। पानी बैठ कर पीना बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उज़र की बिना पर, जैसे नीचे कीचड़ था, पानी खड़े होकर भी पिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के हवाले से हमें दुआ की तालीम दी और अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह इस दूध में हमें बरकत अता फरमा और इससे हमें अच्छी ताकत अता फरमा। पीने के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि वही चीज़ पीनी है जो शरीयत में जायज़ है।
तो जी आप लोगों ने सुना एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम, और अपने दिन में हम डेफिनेटली चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी बात सुने, ऐसी कोई सीख आपको सुनने को मिले जो कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, लाजमी तौर पे उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ बदलाव से डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसे एम्ब्रेस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दिन ब दिन हम अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। और कभी भी ऐसे नहीं सोचे भाई हमें तो सब पता है, हमें सब आता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी नई चीज़ को अपनाने की, बल्कि चीज़ों को एम्ब्रेस करते रहें, नई चीज़ों को सीखते रहें। तो जी आपको पता है फैसलाबाद शहर के हवाले से हमेशा जितने भी टैलेंटेड लोग हैं हम उनको मंजर आम पर लेकर आना चाहते हैं, हम उनके टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आप लोगों को जो कि बहुत बहुत टैलेंटेड है विदाउट अ डाउट इनकरेज करना चाहते हैं कि अपने पैशंस को, अपने शौक को परस्यू करें। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कि कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे। हमेशा अपने टैलेंट्स को परस्यू करें, और 30 सेकंड की वीडियो जो है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो भी आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, ये म्यूजिक है, टैलेंट्स हैं, उनको शोकेस किया जाएगा। उसी के साथ साथ हो सकता है आपको शो में आने का भी मौका दिया जाए। अगर आपका टैलेंट यूनिक है और रेयर है तो लाजमी तौर पे आपको ये मौका भी दिया जाएगा कि आप शो के अंदर आ सके, और आपकी जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं वो हमारे लिए भी सेलिब्रेशंस होती हैं, हम उन सब सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। और कैसे हो सकता है कि ये ना हम करें, क्योंकि आप हमारी फैमिली की तरह हैं, और फैमिली जो है वो हमेशा साथ ही रहती है। सपोर्ट करें लोगों को, और हम जो है हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप लोगों को इनकरेज कॉन्टिन्यूसली इनकरेज करते रहें कि अपने पैशंस को परस्यू करें, और अपने पैशंस को जो है अपनी ज़िंदगी में साथ साथ लेके चले, चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, काम हो, अपने पैशंस को जो है वो अबैंडन नहीं करें और आगे बढ़ते। आपको पता है फैसलाबाद शहर के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में बात करना हमारे शो में हमारी हमेशा कोशिश होती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और डिफरेंट इश्यूज को कवर करें, लेकिन कभी भी हमारी जो इंटेंशन है वो तनकीद की नहीं होती, क्रिटिसिज्म की नहीं होती, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्कशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना होता है। जब आप किसी चीज़ को डिस्कशन पर लेकर आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आप सामने टेबल पे रख सकते हैं, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, और यही हमारी कोशिश होती है। तो किसी की तनकीद करना, किसी को क्रिटिसाइज करना हमारा कभी मकसद नहीं होता। आज भी कुछ ऐसे ही होगा, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो हमेशा पॉलिटिक्स की जो लॉयल्टी है वो बदलती रहती है, तब्दील होती रहती है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने फैसलाबाद में इतनी डेवलपमेंट नहीं देखी कंपैरेटिवली जितनी कि हम देखना चाहेंगे। फैसलाबाद एक मेजर शहर है, पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी जीडीपी के हवाले से हमारा बहुत अच्छा मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के काम उस तरह से देखने को नहीं मिलते हैं। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं फैसलाबाद के अंदर, और हमेशा ऑफ कोर्स हम तो यही चाहते हैं कि फैसलाबाद की जितनी हो सके तरक्की हो, और यही आज के डिस्कशन में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। और मेरे से बेहतर हमारे जो एक्सपर्ट्स आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर वो बता सकेंगे कि क्या फैसलाबाद के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो किस तरह उनका झुकाव अगले इलेक्शन के अंदर नजर आ रहा है। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे मेहमान। सबसे पहले उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत धुंध है तो मैं समझ सकती हूँ कि बड़ा मुश्किल आई थिंक सबके लिए रहा है आज ऑफिस तक पहुंचना भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया हमें आज स्टूडियो के अंदर। साथ ही साथ नजफ ज़िया वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिविजनल नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी आज हमें ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का, आपको पता है एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिपीटेडली डिस्कस किया जाता है। अगले इलेक्शन इतने दूर नहीं, और लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट से खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात करें फैसलाबाद शहर के अंदर तो कहाँ पे झुकाव नजर आ रहा है लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और सिटी 41 का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। देखें जी, गवर्नमेंट की जैसा कि पॉलिसी चाह रही हैं, इन पॉलिसी को देखते हुए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चूँकि मेरी नुमाइंदगी है तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुकम्मल ग्राउंड बन चुकी है, क्योंकि खान साहब ने जो वादे अवाम के साथ किए थे, लोगों को रोज़गार देने के, लोगों को अपना महंगाई के जो दावे कम करने के किए थे, वो तमाम काम उल्ट हो चुके हैं। तो इन कामों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नज़र आएगी।
बिल्कुल। और उमेर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फैसलाबाद की आवाम किस तरफ आपको झुकती हुई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा आज सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल से, और वो नन्हे शोहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनको हम आज खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको उन कुर्बानियों को। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने यहाँ पे क़याम अमन के लिए सालों तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में मुब्तला रहा, और वो जंग जो दूसरों की जंग थी और पाकिस्तान पर थोपी गई। और इसी में हमारे वो मासूम नन्हे नौनिहालाने वतन जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल थे, रोशन मुस्तकबिल थे, उनकी जानें ज़ाया हो गईं, उनको अब्दी नींद सुला दिया गया, बेईमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया। तो हम उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की कि सियासी सिनेरियो के हवाले से, तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल से ज़ायद तकरीबन अरसा हो चुका है उसको बरसरे इक़्तिदार अब में आए हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है। मगर 2013 के बाद से फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी गिराव था वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया। 13 से 18 के इंतखाबात हों या फिर 18, तो फैसलाबाद सिटी या ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हुई, और यहाँ से ज़िला भर से कोई सीट न सूबाई असम्बली की न कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी को मिल नहीं सकी। लेकिन मैच्योर सियासतदान या मैच्योर सियासी जमातें वही होती हैं जो शिकस्त से सबक सीखती हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे काफ़ी ज़्यादा सबक हासिल हुआ होगा। पिछली एक दहाई से ये फैसलाबाद में जो सूरत हाल हुई है, और बिलखुसूस इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है हुकूमत के हवाले से, और जिसमें महंगाई इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा दरपेश चैलेंज है वो महंगाई पर काबू पाना है, और फिल वक्त अभी तक मौजूदा हुकूमत उस पर हमें दिखाई नहीं देती कि वो काबू पा सकी है या आने वाले दिनों में पा सकेगी, क्योंकि हुकूमती पॉलिसियां जो हैं उनसे किसी कदर नज़र नहीं आता कि महंगाई किसी सूरत कम होगी, बल्कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो मिनी बजट पेश करने जा रही है, जिसमें को लगभग 500 से 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। नए टैक्सेस का मतलब कुछ टैक्सेस नए होंगे और कुछ जो रिलीफ दिया जा रहा था सेल्स टैक्स में वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। हुकूमत की जानिब से कहा तो ये गया था, कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं सर्दियों के बाद में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो शायद सर्दी कम कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या महंगाई दिया, लेकिन हमें असरात कोई नहीं नज़र आ रहे। और इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने आप को सामने लेके आए, फ्रंट फुट पे लेके आए, अपनी वर्किंग करें। आखिरी साल तो जो वो वैसे इलेक्शन ईयर होगा, अभी से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें, अवाम राब्ता मुहिम शुरू करें और मफादात की सियासत करें। अगर वो अवामी मफादात को लेकर आगे चलेंगे तो ज़रूर कामयाबी जो है आइंदा इंतखाबात में उन्हीं लोगों को, उन्हीं सियासी जमातों को मिलेगी जो कि अवामी तरजीहात की सियासत करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने उमैर की बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से उमैर आपने डिस्क्राइब किया, स्पेशली फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस पार्टी की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो अगले इलेक्शंस के हवाले से क्या प्लानिंग है? कोई ऑलरेडी प्लान चल रहा है कि अवाम के साथ बातचीत की जाए और कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स जो हैं अभी से शुरू कर दी? हाँ, देखिए जी, उमैर भाई ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने हमारी जमात को भी कहा और दूसरे पाकिस्तान की सियासत को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर दिया है। देखें, 2013 के बाद हमारी नो डाउट इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में गई है। ये ज़िला फैसलाबाद से हमने 2008 में 7 सीटें MNA की निकाली थी और इसी तरह 2002 में भी हमने निकाली थी, और इसमें हमारी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें हमें अपने जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं
उनको पब्लिक के साथ रब्ता करना चाहिए, क्योंकि अवाम अब हमें चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो गरीब अवाम की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो नौजवानों की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो वर्करों को करती है, और इंशाल्लाह ताला हमारी जमात रिवाइवल करेगी और आइंदा इलेक्शन में हम एक अच्छे नतीजे के साथ कौमी असम्बली में भी अपनी नुमाइंदगी अदा करेंगे, बल्कि अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि लाहौर में हमें कम बैक मिला है, हमारी गवर्नमेंट हमारी जमात ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेले जो कि नाराज़ होकर पीटीआई में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा। तो जो हमारे वर्कर थे, जो हमारे जेले थे, हमने उधर वर्क कर राजा परवेज़ अशरफ साहब की क़यादत में हमने काफ़ी ज़्यादा कम बैक किया है जी। और इंशाल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात में फैसलाबाद से हम अपसेट करेंगे और रिवाइवल करेंगे दोबारा अपनी जमात को। और कोई अवाम दोस्त पॉलिसीज ऑलरेडी आपके माइंड में हैं जो कि फैसलाबाद शहर के लिए बनाई जाएंगी? देखिए, अवाम दोस्त पॉलिसी तो हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ही बना गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी किसी भी जमात की जो अवाम पॉलिसीज़ होती हैं, तमाम जमातें हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उठाकर गए। पाकिस्तान में कोई जमहूरी जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं हर जगह पर एक ही बात करता हूँ कि किसी भी स्कूलिंग की, अगर किसी भी बच्चे को आप स्कूलिंग करवाते हैं ना, तो वो आपका भी शौक़ होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह से स्कूलिंग करवाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी सियासतदान है उसकी स्कूलिंग है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसान को बैठने के मैनर्स सिखाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सियासत करने के मैनर्स सिखाती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर फैसलाबाद शहर में कौन सी पार्टी जो है नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगी और किस तरफ अवाम का झुकाव है, ये भी और भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, आखिर फैसलाबाद की अवाम का क्या फैसला होगा नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर। और ऑफ कोर्स आपको पता है महंगाई के हवाले से अगर बात करें, अवाम बहुत परेशान है, बहुत तंग है। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी उमैर कि किस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि फैसलाबाद में एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली क्योंकि हम 3 मेजर पार्टीज़ की ही बात करेंगे, तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून की 3 जो हैं बड़ी पार्टीज़ हैं। इन तीनों में से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ये जो महंगाई और अवाम की परेशानी है महंगाई को लेकर, क्या इसको नेक्स्ट इलेक्शंस की कैंपेन में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें जी, बिल्कुल अवामी जो मसाइल होते हैं, कोई भी सियासी जमात उनको लेकर एक बड़ी अच्छी कैंपेन रन कर सकती है। इस वक्त महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, तालीमी इदारों के मसाइल हैं, पीने के साफ पानी के मसाइल हैं। अनगिनत मसाइल इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं जिन पर इस हुकूमत को या माजी की हुकूमतों को काम करने की ज़रूरत थी, मगर उस तरीके से किया नहीं गया। इसी तरह मौजूदा हुकूमत जो है उसकी जानिब से भी पहले 2 साल तो बिल्कुल भी तरक्याती कामों की तरफ ध्यान नहीं किया गया और इस वक्त भी सूरत हाल कोई खासी अच्छी हमें दिखाई नहीं दे रही। आप देखें कि फैसलाबाद मुल्क का 3रा बड़ा शहर है, एक बड़ा सनती हब है, अरबों रुपया यहाँ से सालाना टैक्सेस की मद में जा रहा है, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद के लिए कोई एक बड़ा मेगा मंसूबा जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से नहीं रखा जा सका। और वो मंसूबे जो कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे, उनमें से कई मंसूबे ऐसे हैं जो आज भी वो लटके हुए हैं, ज़ेरे इल्तवा का है, उनको नहीं बनाया जा सका। फैसलाबाद का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके लिए 6 अरब रुपए के फंड्स की ज़रूरत है ताकि उसकी एक्सटेंशन की जा सके, जो कि उसको 250 बेड से बढ़ाकर 900 बेड तक ले जाया जा सके। 2021 में उसका वक्त था, उस मंसूबे के लिए अभी तक फंड नहीं जारी किए जा सके। और हमारे इतलात के मुताबिक हुकूमत के पास इतने ज़्यादा फैसलाबाद के लिए फंड्स हैं भी नहीं, हुकूमत देना भी नहीं चाहती फंड फैसलाबाद को इस मंसूबे के लिए अभी तक। इस बजट में, आइंदा बजट में कोई रख दिए जाए फंड, इस हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बजट में इस मंसूबे के लिए कोई फंड नहीं रखे। और ये जो मिनी बजट जो है उसमें सिर्फ टैक्सेस के हवाले से ही
प्रेशर और कर दिया जाएगा या कोई तरक्याती कामों का भी? देखें जी, जो मिनी बजट है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए एक बुरी खबर होगी। उसमें ऐसे कोई जो तरक्याती मंसूबों के हदफ हैं या उनके फंड्स हैं वो माली साल के आगाज पे ही जो जून में बजट पेश किया गया उसमें रख दिए जाते हैं और रख दिए गए। अब जो है वो हुकूमत एक मिनी बजट पेश करेगी। हुकूमत के मुताबिक वो कुछ इस्लाहात करना चाहती है, मगर उन इस्लाहात में भी आवाम के लिए कुछ नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे 6 अरब डॉलर का जो IMF का मुआहिदा था उसमें IMF की कुछ शराइत थी और उन शराइत में से एक बड़ी शर्त यह थी कि जो सेल्स टैक्स में रिलीफ दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को, वो रिलीफ ख़त्म किया जाए। अगर हुकूमत वो रिलीफ ख़त्म करती है, नए टैक्सेस लगाती है, नए रजीम क्रिएट करती है, तो इस सारी सूरत हाल में अवाम के लिए मुश्किलात होगी। देखें, या तो फिर ये है कि हुकूमत या उसकी मशीनरी, रियासती मशीनरी जिसमें FBR या पाकिस्तान कस्टम्स बड़े टैक्स कलेक्टर्स हैं, वो अपने इक़दाम करें। FBR जो है, FBR इनलैंड रेवेन्यू, वो इस हवाले से इक़दाम करे कि अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, आमदन इस तरीके से नहीं कि आप लोगों पर सेल्स टैक्स थोपते चले जाएं, बल्कि ऐसे वो लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, जो कि सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं मगर वो टैक्स नहीं देते, वो टैक्स चोरी कर जाते हैं, आप उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों से टैक्स वसूलें। बजाय इसके कि आप एक माचिस की डिब्बिया खरीदें, आप घी का पैकेट खरीदें, आप कोई भी चीज मार्केट से खाने वाली खरीदें, तो उस पर भी आपको अपना सेल्स टैक्स पे करना पड़े, बजाय इसके कि आप उन लोगों को ढूंढें जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं मगर वो टैक्स नहीं देते। तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि हुकूमत चले अपनी आमदन बढ़ा रही है तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर आपने छुरी फिर वही आवाम के गले पे चलानी है, सेल्स टैक्स के रिलीफ खत्म करते हैं, उसमें शाय फरोनोश पे भी रिलीफ खत्म करने हैं, जो दरामदी अशिया है, नो डाउट कि दरामदी अशिया का हमारी मईशत पे बड़ा मनफी इम्पैक्ट आता है, मगर ऐसी बहुत सारी अशिया है जिनको हमें बैरून मुल्क से इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी भी है। इसी तरह गवर्नमेंट का कहना है कि बैरून मुल्क से अशिया दरामद करने में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला चला जाता है, लेकिन उसमें से भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 80% तो जो हमारा जो ज़र मुबादला है उसमें सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं या फिर मशीनरी इंपोर्ट की जाती है तो उसकी मद में जाता है। बाकी पुरतायुश अशिया जो है या दीगर अशिया वो तो 20% के करीब सिर्फ बनती हैं, लगभग बनती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें दालें बैरून मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, हमें पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और अगर इन दरामदी अशिया पे सेल्स टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाता है या उन पर रिलीफ ख़त्म किया जाता है या उनके शेड्यूल तब्दील किए जाते हैं तो जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट जो है उन चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा, आवाम के लिए बुरी खबर होगी, महंगाई मजीद ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, और मैं मजीद भी सेल्स टैक्स के हवाले से मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने स्कूल्स के हवाले से भी मेंशन किया, एजुकेशन की अगर बात करें फैसलाबाद शहर के अंदर तो डेफिनेटली शॉर्टेज है टीचर्स की भी और साथ साथ जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी भी। एंड जहाँ पर एक टीचर 6 क्लासें पढ़ा रहे हैं और उनके ऊपर इतनी क्लासेस का बोझ एक साथ डाल दिया जाता है, ना सिर्फ पढ़ाई का बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो कि फील्ड वर्क से रिलेटेड होते हैं और बिल्कुल भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो भी उनसे करवाए जाते हैं। तो क्या अगर PPP की हुकूमत आती है तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में बेहतरी आएगी? देखिए जी, सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती है उसमें एजुकेशन को सबसे पहले रखा जाता है। एजुकेशन में आप जैसे आप आगे कह रही हैं कि टीचर्स कम है, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक हिस्सा था कि रोज़गार देना। जब तक नए उस्ताज़ा नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले नए तजर्बाकार, हमारे पास वही टीचर्स हैं जो पहले पुराने स्ट्रक्चर्स के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हम लोग मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद जैसे मेयर साहब बता रहे थे कि हमारे ये अपना लोन ले रहे हैं, खान साहब ने कहा था कि हम लोग लोन लेने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। अब वो तो खुदकुशी नहीं कर रहे, अवाम खुदकुशियाँ कर रही हैं। हमारे पास इतना बोलने के लिए मवाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, ये खुद गवर्नमेंट ने हमें दी है कि ये महंगाई इतनी कर दी है कि कोई भी चीज़ उठा लें कि हम लोग करप्ट थे, मुस्लिम लीग नून करप्ट थी,
कि आप एक छोटी सी आइटम हम घी जो कि हमारे घर की रोज़ाना की ज़रूरत है उसको उठा लें कि 72 साल में ये जो लोग करप्ट करके गए थे 150 रुपये में ये हमें मिलता था, अब ये 400 रुपये में हो गया। कोई भी चीज़ जो हमारे खाने पीने के इस्तेमाल में आती है, हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। अब इस चीज़ को, इन पॉलिसीज़ को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला जब भी मुश्किल हालात में मुल्क जाता है तो कहते हैं ना कि कोई भी काम बिगड़ जाए तो घर के सियाने पुत्र को दे दिया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप 77 से देख लें कि जब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा, मुल्क की बागडोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संभाली। 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, जब भी मुल्क इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो घर के सियाने पुत्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आता है। मैंने आपको आगे भी बताया कि हमारे पास मवाद इतना है कि अब हमारे पास इतना चांस है कि कोई हमारे साथ डिबेट नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कर सकता, क्योंकि हमने बर्दाश्त की हैं। हमारे साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन लोगों ने नौजवान को, बिलखसूस मैं खुद चूँकि यूथ का हिस्सा हूँ तो इसलिए नौजवान लोगों को इन्होंने वर्गला कर इन्होंने वोटें ली हैं। अब ना उनको रोज़गार दिया है, बेचारे उसी तरह रोडों में फिर रहे हैं और महंगाई का उन्होंने जो हाल किया है ये आपके सामने ही है। अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें तो एक चीज़ रिपीटेडली उनकी तरफ से कही जाती है कि ये जो सारा स्पेशली इकोनॉमी की जो हमारी सिचुएशन है और जिस तरह से आपने रोजगार के हवाले से भी बात की कि ये इश्यूज आज के नहीं है, ना ही 3 साल के अंदर ये इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं। ये पहली गवर्नमेंट्स की तरफ से एक तरह से दी हुई विरासत है जो कि आगे चलती आ रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये आपको शायद नहीं पता, रोजगार पाकिस्तान में आज तक अगर किसी गवर्नमेंट ने दिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप जितनी मर्जी हिस्ट्री उठाकर देख लें, गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमत जब भी जॉब्स क्रिएट की गई हैं, चाहे वो PIA है, चाहे वो रेलवे है, चाहे FIA है, किसी भी महकमे को उठाकर देख लें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉब्स को क्रिएट करती है और रोज़गार देती है। इसमें वो फिर हमें कहते हैं जी इन्होंने लोगों को नवाजा, तो हम लोगों को ना नवाजें। आज हमारे मुल्क में एक MPhil किए हुए बंदा चपरासी की जॉब पर चला जाता है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा है जो कि लोगों को रोज़गार देती है। हम रोज़गार की अलामत है इस मुल्क में। जो लोग ये आज इतनी महंगाई हो गई है, बिजनेसमैन अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। बिजनेसमैन को नहीं परवाह कि चीनी किस रेट के मुताबिक मिल रही है, घी किस रेट के मुताबिक मिल रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो हमारे मुल्क में मजदूर और तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि इन 3 सालों में महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा डबल हुई है, पर जो मजदूर की तनख्वाह और मजदूर की जो दिहाड़ी है वो आज पहले 3 साल पहले भी 800 थी, आज भी 800 रुपये है। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। उमैर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो गवर्नमेंट का दावा है कि हमारी जो भी मसाइल हैं, जो भी हम लोगों को लोन्स लेने पड़े, ये तो हम कर्जा उतारें जो पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से जमा किया गया। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें कोई तो राय तो है नहीं कि माजी की हुकूमतों ने भी IMF से कर्ज लिया, लेकिन आप देखें कि खान साहब या इनके जो हवारी थे वो दावे करते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन बदकिस्मती हमारी आवाम की कहिए, हमारी कहिए कि वो कशकोल आज भी उसी अपनी जगह पे पाकिस्तान हुक्मरानों के इशराफिया के हाथों में पकड़ा हुआ है। हम आज भी उसी चक्कर में है कि हमें IMF से कुछ मिल जाए, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें कुछ मिल जाए। चक्कर हमारा आज भी वही है कि हमें बाहर से कुछ डॉलर मिल जाएं ताकि हम अपने मुल्क के जो मामलात हैं उनमें बेहतरी ला सकें। बिल्कुल, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से फैसलाबाद शहर में डेवलपमेंट का जो काम है वो स्पेशली उस पर ध्यान नहीं दिया गया है और कहां पर बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि डेवलपमेंट के हवाले से फैसलाबाद शहर में बहुत कम तरक्की नजर आई है पिछले कुछ सालों के अंदर, और स्पेशली अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन हमारी उनसे यही होगी कि फैसलाबाद शहर की अगर हम हदूद की बात करें तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होती हुई नजर आए। सड़कों के बुरे हाल हैं, चाहे वो हम डिफरेंट जगहों के डिफरेंट एरियाज की बात करें, सीवरेज के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, पानी के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। क्या अगली गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद करनी चाहिए? तो जी खुद ही पूछ लेते हैं आपसे कि अगर PPP आती है तो क्या इन मसाइल के ऊपर काम किया जाएगा ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस?
देखिए जी, डेवलपमेंट तो एक किसी भी मुल्क की जो और या किसी भी शहर के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की है, जिसमें हमारा एक गैस का प्रोजेक्ट जो ईरान गैस पाइपलाइन था, जो कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। और आज भी जो हमारा सी पैक चल रहा है, उसकी भी बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आसफ अली जरदारी साहब इसकी बेस बनाई थी। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट हैं। और बाकी रह गया हमारे फैसलाबाद सिटी की जो बात है, फैसलाबाद सिटी के लिए इंशाल्लाह ताला जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम अपना काम करके दिखाएंगे। आगे भी हमारी जब भी गवर्नमेंट आई है, हमारे लोग जो भी यहाँ से एमएनए एमपीएस हुए हैं, उन इलाकों में गैस लेकर चले गए जहाँ पर तस्वर भी नहीं था। तो हमारा इंशाल्लाह ताला जब भी हम अल्लाह ताला हमें ये मौका देगा तो हम इस चीज़ पे पूरे आएंगे और पाकिस्तान के अलावा फैसलाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर हम लाजमी काम करेंगे जो काम पेंडिंग रहते हैं। बिल्कुल। एंड उमेर, ब्रेक में हम लोग बात भी कर रहे थे हेल्थ केयर कार्ड के हवाले से, कितना ज़रूरी है। केपीके में इफ़ आई एम करेक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, जहाँ पर मोस्ट रेजिडेंट्स को ऑलरेडी मिल चुका है। क्या फ़ायदा होगा इसका और किस तरह से इसको आगे लेके चलने का प्लान है गवर्नमेंट का? जो मौजूदा हुकूमत है उनका प्लान ये है कि पहले दिसंबर में कहा जा रहा था कि दिसंबर में इसकी शुरुआत की जाएगी और मार्च के इख्तिताम तक पूरे जो पंजाब के तमाम लोग हैं उनको सेहत इंसाफ कार्ड फ्राहम कर दिया जाएगा, जिससे फी ख़ानदान जो है वो 10 लाख रुपए सालाना तक अपना इलाज करवा सकेगा। उसमें एक पैनल तश्कील ले देंगे कि फ़लाँ वो सरकारी हॉस्पिटल और फ़लाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल से उस कार्ड के ज़रिए कोई भी शख्स जो है वो अपना और अपने घर वालों का इलाज जो है वो करवा सकेगा। दिसंबर में अभी दोबारा से फिर कहा जा रहा है कि अभी ये काम जो है वो जनवरी में उसका स्टार्ट होगा, तो वो मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। बेज़ाहिर ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में या हमारे सूबे में जो सरकारी अस्पतालों में इलाज की सूरत हाल ये है कि किसी भी एक आम आदमी के लिए अपना इलाज करवाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सरकारी अस्पतालों में रश इतना ज़्यादा है कि किसी ने कोई छोटा सा टेस्ट करवाना हो या कोई छोटा सा ऑपरेट करवाना हो तो उसको कई महीने, साल, 2-2 साल तक का वक्त दिया जाता है कि आप इतने लंबे अरसे के बाद आएँ और फिर आप आके अपना टेस्ट करवाएं या ऑपरेट करवाएं। हाँ, अगर आप पैसे पे करेंगे तो फिर आपको ये है कि वो फौरी तौर पे आपको मिल सकती है सहूलत इलाज की। लेकिन देखें, ये लाखों रुपए हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो फौरी तौर पे करके अपना इलाज करवा सके। और बिलखुसूस जो सफ़ेद पोश और गरीब तबका है उसके लिए ये एक बड़ी सहूलत होगी कि अगर उन लोगों को वो कार्ड मिल जाते हैं और ये हुकूमत का, जैसा कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि एक इनकलाबी इक़दाम होगा, अगर वो मिल जाते हैं तो वो फिर उन्हें एक अच्छे इलाज की जो है वो या मुनासिब इलाज की सहूलत है वो मिल सकेगी। बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या माजी की जितनी भी हुकूमतें आईं उनकी जानिब से यही कहा जाता था कि वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, जैसा कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये नारा लगाती रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सियासत का महवर ही यही नारा रहा। इसी तरह PMLN की बात करें, PTI की बात करें, PTI ने तो खैर और भी बहुत बड़े इसके साथ दावे किए, लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर रियासत की जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बाशिंदों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करें, जिसमें तालीम है, सेहत है। लेकिन अगर हम इन दोनों सेक्टर्स की देखें तो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो आपको नज़र ही आ रही है। बिलखुसूस जो प्राइमरी लेवल की इब्तदाई तालीम है उसकी जितनी बुरी सूरत हाल हमारे मुल्क में है या हमारे सूबा पंजाब में है, शायद ही कहीं किसी और दुनिया के खित्ते में हो। हमारे पास स्कूलों की शदीद कमी है, असातिज़ा की शदीद कमी है, जिसकी वजह यही है कि आज ज़्यादा लोग जो है वो निजी तालीमी इदारों की तरफ जा रहे हैं और वो लोग सरकारी तालीम, बिलखुसूस इब्तदाई लेवल पे, प्राइमरी सतह पे, वो आदमी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल में भेजता है जिसकी जेब में पैसे नहीं है या वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। आज तासुर ये कायम हो चुका है बदकिस्मती से। अगर हम इलाज की बात करें तो आप देखें कि हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं। न सिर्फ अगर हम फैसलाबाद की बात करें लोकली तो फैसलाबाद डिवीज़न, बल्कि हमारा मियाँ वाली और यह भक्कर साइड, इन 3 डिवीजन्स में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो अलाइड हॉस्पिटल है
और इन 3 डिवीजन्स के लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग इलाज की सहूलत के लिए फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल का रुख करते हैं। सरगोदा एक डिवीजन है लेकिन वहां पे बर्न यूनिट नहीं है। इसी तरह भक्कर साइड है, वहां पे बर्न यूनिट नहीं है। अगर कोई मरीज जल जाता है तो उसको फैसलाबाद में शिफ्ट किया जाता है। आप देखें करोड़ों की आबादी के लिए क्या सहूलियात हैं, कुछ भी सहूलियात नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की बात करें वो बहुत ज्यादा कम है। बिलखुसूस अगर हम न्यूरो सर्जरी के लोगों की बात करें तो पूरे फैसलाबाद डिवीजन में एक डॉक्टर है न्यूरो सर्जन जो सरकारी अस्पतालों में है। तो इस हवाले से काफी ज्यादा गंभीर सूरत हाल है। तो मौजूदा हुकूमत हो, आने वाले लोग हों, हर एक को इस पे काम करने की जरूरत है। और अगर हुकूमत की जानिब से सेहत इंसाफ कार्ड शुरू किए जाते हैं, पाकिस्तान पंजाब की पूरी आबादी को मिल जाते हैं, तो ये लोगों के लिए एक अच्छी चीज होगी कि उन्हें इलाज के लिए दर बदर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो आराम के साथ अपना और अपने प्यारों का इलाज करवा सकेंगे। हम तो ये दुआ करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे लाजमी तौर पे काम किया जाए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और सही तरह से इम्प्लीमेंट करना। जैसे उमर ने मेंशन किया कि बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। सो सेहत कार्ड दे देना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक्चुअली वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ब्रेक में जब हम कुछ और चीज़ों के हवाले से भी बात करी थी, स्पेशली ईवीएम के हवाले से बात करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ऑफकोर्स बात की जा रही है अगले इलेक्शन में उसके इस्तेमाल की। उस हवाले से आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और साथ ही साथ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी वोटिंग के हवाले से भी बात की जा रही है कि वो वोट कर सकेंगे, उस पर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले मैं आपको जो अमेर भाई बात बता रहे थे, देखें जिस तरह मीडिया पे बताया जा रहा है, ये एक ठीक है, हेल्थ कार्ड बन रहा है, एक अच्छी चीज़ है, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये उन्होंने खान साहब ने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करना, क्योंकि 3 साल उन्होंने हमसे टैक्सीज और दूसरे हमारे ऊपर इतनी महंगाई, कोई तो कोई काम अच्छा करें, पर फिर भी ये हमारा मुल्क है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटलों का है, जिसमें गरीब आदमी को प्रॉपर एक मेडिसिन लेनी हो, जिसने फ्री इलाज करवाना हो, तो वो नहीं मिलती हैं। तो अब ये है कि जो या तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे पैनल पर आएँ तो फिर बात ठीक है, अदरवाइज़ तो देखें ना जी, सबसे पहले जो 10 लाख रुपए वाला मामला होता है, इनमें वो चले जाते हैं जी कि जाएं पहले ये फलाने ऑफिस चले जाएं, फलाने ऑफिस चले जाएं, उतनी देर में मरीज़ का सत्यानाश हो जाता है। बाहर वाला शेड्यूल लाएँ, पर बाहर वाले हॉस्पिटल्स की टेक केयर भी लेकर आएँ, तब ये मामला हमारी समझ में आता है। अब आप जैसे हमारे जैसे लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको ये होता है कि हमारे पेशेंट को अच्छे तरीके से डील किया जाए। ये चीज़ें हमारे मुल्क में ठीक है, जो चीज़ वो दे रहे हैं एक अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए, पर इसके साथ साथ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ ठीक होना चाहिए, जिसमें गरीब और अमीर आदमी को, जिसके पास सिफारिश होती है उसको अच्छा डील किया जाता है, जिसके पास सिफारिश नहीं होती उसको बैठाया जाता है। बस ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हमारे अगर हम पैनल पे लाया जाए, ये कार्ड अगर दिया जाए, साथ साथ हॉस्पिटलों को भी ये हदायत की जाए कि अमीर गरीब का फ़र्क ना किया जाए। उसके बाद आपने ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल वोट की है बात, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, बिलावल भुट्टो साहब ने इसका कौमी असम्बली में भी किया है। देखें, ये एक चीज़ है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में पाकिस्तान ये जो मशीनरी है ना, इसका हर बात का तोड़ निकल आता है। लाइक जैसे अभी आप बात कर लें कोरोना की, जो हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, क्या 100% लोगों ने लगवाई है? वैक्सीनेशन कार्ड बन रहे हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ का तोड़ निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज़ आनी होती है उसका पहले तोड़ निकाला जाता है। अब हमारे बस में बात ये नहीं है, एक चीज़ होती है स्टंप लगी होती है, स्टंप को अगर किसी बंदे को इन्होंने रिजेक्ट करना होता था, किसी भी गवर्नमेंट ने उनको हराना होता था। हमारे पास वक्त जो है ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो अगर एक सेंटेंस में आप आवाम को कुछ कहना चाहें? आवाम को बस यही कहना चाहेंगे कि आपने इमरान खान की तब्दीली को देख लिया है, खुदा का वास्ता है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म ना करे, और आइंदा इंतखाबात में सोच समझ कर पाकिस्तान के अच्छे नुमाइंदे को सामने लेकर आए। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की जो कि इम्पैक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे आवाम को। जो भी फैसला हो अगले इलेक्शन में, दुआ यही होगी कि आवाम की बेहतरी के लिए किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया आज के सेगमेंट में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सिटी एटन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का, लेकिन इससे पहले कि मैं किचन की तरफ जाऊं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी टीम हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम मॉर्निंग शो की बात करें या हमारी सिटी 41 की जो फैमिली है उसकी बात करें, क्योंकि आप एक साथ काम करते हो तो आपको एक तरह की अटैचमेंट हो जाती है सबके साथ। एंड अगर आपकी अटैचमेंट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लेट मी जस्ट टेल यू कि आप अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग अपनी टीम को अप्रिशिएट करते रहें, और यही कोशिश हील्स की तरफ से भी की जा रही है कि वो हमारी टीम को अप्रिशिएट करें। आपको पता है कि हील्स की विंटर 2021 जो कलेक्शन है वो लॉन्च हो चुकी है, इन स्टोर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑफकोर्स विंटर्स के अंदर नए ट्रेंड्स और एक्सेसराइज करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आसान होता है, डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और यही हील्स की कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट ट्रेंड्स, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट तरह के शूज़ भी, ताकि अगर आप हील्ड शूज़ खरीदना चाहते हैं या आप प्रेफर करते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, फ्लैट शूज़ या फिर स्नीकर्स, जिस तरह की भी आपकी प्रेफरेंस है आपको उनकी कलेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो गो to their stores and check their collection out, और of course आप ऑनलाइन भी उनकी कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंड विदाउट मेकिंग यू गाइज वेट एनी मोर, मैं जल्दी से हमारी टीम मेंबर्स को बुलाती हूँ और उनको अप्रिसिएशन जो कि हील्स की तरफ से दी जा रही है वो मैं उनको दे देती हूँ। तो जी सबसे पहले तो जी मैं बुलाती हूँ फारूक को, और जल्दी से आप आ जाएं और आकर जो है ये अप्रिसिएशन हील्स की तरफ से आपके लिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स डू चेक हील्स की विंटर 2021 कलेक्शन जो है, डू गो एंड चेक इट आउट। एंड ऑफ कोर्स सैफ को भी मैं बुलाती हूँ जो कि ऑफ कोर्स हमारे टीम मेंबर हैं, और उनके काम के बगैर जो है हमारा शो को कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपके लिए भी हील्स की तरफ से ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बिफोर, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट ट्रेंड्स, अगर आप अपनी वार्डरोब को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो गो चेक देयर कलेक्शन आउट इन स्टोर एंड ऑनलाइन। एंड ऑफ कोर्स और इंतजार नहीं कराती हूँ मैं आप लोगों को, जल्दी से हम किचन की तरफ चलते हैं। और जहाँ पे फैशन और ट्रेंड्स की बात होती है, हर कोई चाहता है कि वो फैशन एंड ट्रेंड्स के साथ इन रहे और उनको फॉलो कर सके, लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को करने के लिए। और यही कोशिश होती है कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्बिशंस और पैशंस, पढ़ाई और जॉब्स का ख्याल रखते हैं, बिजनेसेस का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखते हैं, वहीं पर अपना ख्याल रखने को भी एक प्रायोरिटी बनाएं, और ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने बिजी नहीं हो जाएं कि अपने बारे में कम्प्लीटली भूल जाएं। तो अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलें, अपने आप का भी ध्यान रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें। बाकी हर चीज़ वेट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए ज़रूरी है अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, अपने मील्स को स्पेसिफिकली जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा किया जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और आपको किस तरह की डाइट पर रहना अच्छा लगता है। लेकिन नो मैटर व्हाट आपकी डाइट हो, बहुत ज़रूरी है कि सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाए आपके खाने के अंदर। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपके खाने में न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट रहेगा और साथ ही साथ आपकी सेहत जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स हम पंजाबी हैं, फैसलाबादी हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम खाने में जायके को मिस आउट कर सके। लेकिन आज की जनरेशन है तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख सकें, फिर चाहे वो हेल्थ फिटनेस हो या फिर आप अपने वेट को जो है वॉच करने की कोशिश करें। इधर भी ज़रूरी है कि अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी रखा जाए और साथ ही साथ जायके पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि ना तो आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही अपनी सेहत पे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और जो भी विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे किए जाएंगे। एंड साथ ही साथ 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हम लोग दोबारा से आना शुरू हो गए और प्रोसेस्ड जो खाने हैं उनसे दूर रहने के लिए तजवीज़ दी जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स पूरी तरह तो कोई भी नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप खाना पका रहे हैं वो घर के अंदर पका लें rather than कि आप बाहर से मंगवाएं, और कोई भी डिश जो है घर पर एक्चुअली बनाई जा सकती है ये देखते हुए, और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो है उनको चूज़ किया जाए। लेकिन मुझे पता है बड़ी अच्छी तरह की क्रेविंग्स आर वेरी वेरी रियल, और फास्ट फूड के बगैर जो है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए जी, एक बैलेंस को लेके चलना होता है, जो मर्जी दिल करे खाएं। मुझे हमेशा मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली जो है छोड़ दूँ, बल्कि एक बैलेंस जो है डाइट की तरफ आने की कोशिश करें। अपनी जो भी रेगुलर खाने हैं उनके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप ऐड कर लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप
इंजॉय भी कर पाएंगे अपने फास्ट फूड को, और साथ ही साथ जो है थोड़ी सी वेजीज की वजह से आपका न्यूट्रिशन इंटेक जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको पता है किसी भी सुबह का आगाज़ जो है जिस तरह से हमारे मॉर्निंग शो के बगैर नहीं होना चाहिए, वैसे चाय के बगैर भी नहीं होना चाहिए। तो जी मैंने ऑलरेडी दूध जो है वो गर्म होना रख दिया था, और साथ ही साथ आज मैं डियर टी एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है उसको बनाऊंगी। और मेरी अपनी प्रेफरेंस है कि मैं थोड़ी पत्ती जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की प्रेफरेंस है थोड़ी ज़्यादा पत्ती वाली चाय पीना, तो आप लोग डियर टी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है उसको भी जाकर खरीद सकते हैं। नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर से आपको बड़े आराम से जो है ये दोनों पैकिंग्स मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है पत्ती मिल रही है। और किसको डिस्काउंट्स अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बिफोर कि आप नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर से, किसी भी नियरेस्ट स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। और चाय जो है मेरी बन रही है। किसी भी चाय में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो उसका टेस्ट, उसका ब्लेंड और उसकी खुशबू होती है। एंड ऑफ कोर्स ऑलरेडी मुझे ब्लेंड बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है, और आप जैसे ही आपको ब्लेंड नज़र आता है किसी चाय का, आप बता सकते हैं कि कैसी चाय बनने वाली है। बहुत अच्छी चाय लग रही है और खुशबू जो है बहुत बहुत अच्छी आ रही है। जीटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पत्ती बहुत फाइन होती है। एंड यू हैव दिस अमेजिंग ब्लेंड जो कि ऑलरेडी जो है आना शुरू हो गया है। एंड अपनी प्रेफरेंस होती है आई थिंक हर किसी की। कुछ लोग 1 कप चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग 2 कप चाय पीना पसंद करते हैं, बट आई स्पीक फॉर एवरीबडी आई सपोज, स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट, कि चाय के बगैर जो है दिन कंप्लीट नहीं हो सकता। और सर्दियों के अंदर तो बिल्कुल भी जो है दिन भी कंप्लीट नहीं हो सकता चाय के बगैर, बिकॉज आपकी बॉडी क्लॉक वैसे ही थोड़ी सी मैसअप हो जाती है, और आप इंतजार कर रहे होते हैं भाई कि दिन कब खत्म होगा और कब जाके हम अपनी रजाई में जो है वो छुप सकेंगे। और आई फील लिटरली द सेम वे। जितनी देर मेरी चाय बन रही है, आप लोग जाएं जाकर अपने लिए भी 1 कप चाय बना लें, और हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है मैंने कहा था आप लोग भी जल्दी से चाय का कप बना लें, मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने अपने चाय का कप ऑलरेडी पी लिया है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि दिन को शुरू करते हुए ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग रिफ़्रेश्ड महसूस करके जितने भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से पूरा कर सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पैशंस को परस्यू कर सके। फिर चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे फिर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बिजनेसेस हों, जॉब हो, कोई भी काम हो, उसके लिए ज़रूरी है मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ के हवाले से हम हमेशा बात करते रहते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। और बच्चे आई थिंक सबके लिए बड़े प्रेशियस होते हैं, बच्चों से ज़्यादा शायद कीमती और कोई चीज़ नहीं होती, स्पेशली माँ बाप के लिए बच्चे से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं होती। और पूरी दुनिया में अगर किसी भी वालिदैन से पूछें तो आई थिंक उनको जब तक उनका बच्चा नहीं होता अपना, तब तक वो महसूस नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे की तरफ किस तरह से महसूस करते हैं, या किस तरह की फीलिंग्स होती हैं आपकी उसके लिए, किस तरह से आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और अपनी खुशी को बच्चे के लिए। और बेशक ये जज्बा जो है सिर्फ वालिदैन के अंदर मौजूद होता है। आज भी हमने सोचा बच्चों के हवाले से बात करते हैं, बच्चों की हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बच्चों में जो कुछ फिजिकल फीचर्स में कुछ इश्यूज मौजूद होते हैं जिनको ऑल्टर करना पड़ता है ओवर टाइम, उनके हवाले से बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं ये भी बताती चलूँ कि क्लेफ्ट केयर सेंटर जो कि सरगोदा रोड पे मौजूद है, वहाँ से प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे आज, जिनके साथ डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरीज के हवाले से बात करेंगे जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बड़ी ज़रूरी होती हैं। और जितनी कम उम्र में हो जाए, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ कोर्स होता है हर सर्जरी के लिए जो कि रिक्वायर्ड होता है कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक जो है ये हो सकती है, और बेहतर किस वक्त रहते हैं। लेकिन ये एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब जो है वो बता सकेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत लंबे अरसे से फील्ड में काम कर रहे हैं, और बहुत लोग जो हैं बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली जैसे मैंने कहा बच्चों से ज़्यादा कीमती और कोई नहीं होता वालिदैन के लिए। तो जी बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन जो है करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर अहमद मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया। क्लेफ्ट केयर सेंटर जो कि सरगोदा रोड पे मौजूद है, वहाँ पे इनका सेंटर है, और स्पेशली आप डील करते हैं बच्चों के जो कटा हुआ लिप, जो बच्चों का कटा हुआ लिप और कटे हुए तालू, बिल्कुल जी। तो उसके हवाले से बात करेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स और भी जो है केयर सेंटर में कवर किए जाते हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, हमारे लिए वक्त निकाला। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए आई थिंक बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली जब वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे मसाइल जो कि फिक्स किए जा सकते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लेफ्ट केयर सेंटर में कौन से ऐसे इश्यूज हैं बच्चों के जिनको डील किया जाता है? हम अपने सेंटर में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इन दोनों बच्चों को सर्जरी फ्री प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अच्छा, तो क्लेफ्ट लिप के जो बच्चे हैं इनकी मिनिमम एज ऑपरेशन की जो है वो 3 माह मिनिमम। इसके बाद किसी वक्त भी हो जाते हैं, लेकिन बेहतर किस एज में? बेहतर यही है कि 3 माह के बाद जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, अच्छा, जितना या जल्दी। स्पेशली स्कूल जाने से पहले पहले हो जाए, ठीक हो गया, ताकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो नॉर्मल फील करे, अपने आप को फिट फील करे। ठीक हो गया। अगर वो होंठ कटे के साथ स्कूल जाएगा तो ज़ाहिर है दूसरे बच्चे देखेंगे, उसको उल्टे उल्टे नाम रखेंगे, वो बच्चा बड़ा पीछे चला जाता है, साथ नहीं बिठाते बच्चे कि यार तुम पीछे चल, तुम तेरा तो होंठ कटे है, ठीक है ना। उस्ताद भी इन बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि स्कूल जाने से पहले पहले बच्चा बिल्कुल नॉर्मल फिजिकली और साइकोलॉजिकली, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। बच्चा फील करता है जी मेरा तो होंठ कटा हुआ है, वो खुद ब खुद ही पीछे चला जाता है, इस हास्य कमतरी का शिकार होता है। इसलिए स्कूल जाने से पहले पहले ये लाजमी है होंठ कटा जो है। तो जो तालू कटे बच्चे होते हैं, ये इनकी जो मिनिमम एज है ना सर्जरी की, वो 9 मंथ से लेकर 1.5 साल तक है। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सही टाइम है ना वो ये है। सही हो गया। और उसकी वजह ये है कि तालू का ताल्लुक है स्पीच के साथ। जी, अगर स्पीच बच्चे की नॉर्मल नहीं होगी तो वो भी वही बात होगी, वो पीछे चला जाएगा, वो सही बोलेगा नहीं, उसकी आवाज़ कोई समझेगा नहीं, टीचर्स उसकी बात समझते नहीं हैं, तो वो उसको सबक देंगे ही नहीं कि यार इसको तो समझ ही नहीं आता। तो रफ्ता रफ्ता ये बच्चा भी पीछे चला जाएगा, बैक बेंचेस पे ये बैठेंगे तो पीछे चले जाएंगे, कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए इसकी आवाज़ को क्लियर करने के लिए स्कूल जाने से पहले पहले लाजमी क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, वरना बच्चे की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं होती, तो पीछे रह जाते हैं। दूसरे बच्चे उसको अपने साथ खिलाते ही नहीं है कि यार तेरी तो आवाज़ ही समझ में नहीं आती। तो इसलिए हमने ये सेंटर बनाया, इसमें हम ये सर्जरी फ्री प्रोवाइड करते हैं। अगर बाई कास्ट करें तो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये जो बीमारी है लिप और पैलेट वाली, ये अमूमन गरीब बच्चों में होती है, अमीर तबका की ये बीमारी नहीं है, ये गरीबों में ज़्यादा होती है। पुअर न्यूट्रिशन, पुअर विटामिन इंटेक, पुअर प्रोटीन इंटेक, जिनके मल्टीपल बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रॉपर उनकी या माओं की सेहत नहीं होती, तो इस तरह के बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली मैं रीजंस की तरफ ही आना चाह रही थी कि इसके रीज़न यही है अलावा ना, भी- इसकी रीज़न एक्चुअल रीज़न तो किसी को नहीं पता, अच्छा, ठीक है ना। तो जो थ्योरीज हैं या जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक यही, या मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी भी आ जाएगी, and ये विटामिन मदर डेफिशिएंसी। की हाँ जी, मदर की पेरेंट्स की मेल न्यूट्रिशन ऑफ द पेरेंट्स। तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसमें चांसेस हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर मदर्स के जो बच्चे हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकते हैं, अदर एनामलीज जितनी भी हैं उनकी भी एसोसिएशन है मेल न्यूट्रिशन के साथ। इससे पहले कि मैं रिकवरी पीरियड की तरफ आऊँ किसी भी बच्चे के लिए जो इन सर्जरीज जो है करवाते हैं, उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई तरीके हैं कि प्रिवेंशन की जा सकती हो? क्या वालिदैन जो है इसकी प्रिवेंशन यही है ना कि एटियोलॉजी को पकड़ना होता है ना, होता क्यों है। उसकी एक तो यही मैंने बता दी, मेल न्यूट्रिशन, इसको कवर करें, इसको ट्रीट करें, अच्छी खुराक खाएं पेरेंट्स, प्रोटीन हो उसमें, वेल विटामिन वगैरह हो। दूसरा ये है कि ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन है जेनेटिकली, फैमिलीज़ में रन करती है, जेनेटिकली? ठीक है ना। पेरेंट्स में हो तो बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही। ठीक है। तो हमने पेशेंट जैसे देखे हैं जिसमें नानी में भी देखा, उसकी बेटी में भी देखा, उसकी नवासी में भी देखा, ये कलेक्ट तो हमारे पास मौजूद है इस तरह की। तो इसलिए जेनेटिकली कज़न मैरिजेस में कॉमन है, हमारे यहाँ वैसे ही कज़न मैरिजेस काफ़ी कॉमन है, तो ये एसोसिएशन हमें मिलती है कज़न मैरिजेस में, लेफ्ट लिप की और पैलेट की। और रिकवरी टाइम के हवाले से क्या तो बात स्पेशली यही है, अगर कज़न अपना किसी फैमिली में हो और वहाँ कज़न मैरिज हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। सही हो गया। और रिकवरी टाइम के हवाले से अगर बात करें, कितना वक्त लग जाता है सर्जरी के बाद बच्चे को वापस जो है नॉर्मल लुक आते हैं? सर्जरी में तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लगता है एक सर्जरी में। सही। 1 हफ्ते के बाद हम स्टिचेस वगैरह निकाल देते हैं। 1 हफ्ता लगता है बस? 1 हफ्ते के बाद स्टिचेस निकल जाते हैं, बच्चा दूसरे दिन ही फिट होता है। अच्छा, ही दूसरे कैन दिन वॉक, है? ही कैन स्पीक, वो खेल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है अगले दिन। अच्छा, अगले 1 दिन? हफ्ते के बाद तो स्टिचेस भी आउट हो जाते हैं। सही हो गया। तो जो पैलेट वाले बच्चे हैं वो उनकी थोड़ी सी होती है कि 20 दिन तक उसको पीने वाली चीज़ें देते हैं, सिर्फ पीने वाली, अच्छा अच्छा, जिसमें मिल्क हो गया, मिल्क शेक हो गया, यखनी वगैरह होगी।
और 20 दिन तक इनको फीडर अलाउ नहीं होता, सक्शन अलाउ नहीं होती। अच्छा 20 दिन के बाद फिर ये फीडर वगैरह ले सकते हैं, वरना स्टिचेस के खुल जाने का डर। सही हो गया। और हमने प्रिवेंशन के हवाले से बात की, लेकिन ये जो परसेंटेज है उसको कम करने के लिए ओवरऑल शरह को कम करने के लिए क्या? शरह को कम करने के लिए यही है ना, हमें एक तो जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी मैरिज से पहले। कि आया इस फैमिली में पहले से कोई बच्चा इस तरह का तो नहीं है, बच्चा या बड़ा। पेरेंट्स अगर कोई इस तरह का बच्चा मिलता है या बड़ा मिलता है, चचा ताया फूफी या खालू वगैरह, इनमें कोई एविडेंस है कि लेफ्ट लिप का या पैलेट का, तो बेहतर ये है कि वहाँ अवॉइड करें शादी करने से। अच्छा और क्योंकि उसके चांसेस बढ़ जाते हैं नीचे लेफ्ट लिप और पैलेट के। इसके अलावा भी कोई इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स हैं, खुसूसन पहले 3 माह में जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो भी एक वजह है। स्पेशली स्टीरॉयड्स जो लेते हैं, स्पेशली स्टीरॉयड्स जो मदर्स लेती हैं ना, या हकीम या डॉक्टर्स उनको देते हैं। डॉक्टर्स तो अमूमन नहीं देते, हकीम देते हैं कि जी मेल बेटा पैदा होगा तो ये दवाई लें। ये भी डाटा हमारे पास मौजूद है कि मेल बच्चा हासिल करने के लिए ख़वातीन हकीमों के पास जाती हैं और वो इनको उल्टी सीधी दवाएं देते हैं, जिससे भी कि लेफ्ट लिप और पैलेट का चांस जो है ना बढ़ जाता है। खुसूसन पहले 3 माह में कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। और अगर इलाज ना करवाया जाए क्लेफ्ट लिप का, तो उससे क्या जो है हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप सर्जरी नहीं करवाते बच्चा स्कूल तो नहीं जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत डैमेज हो। स्कूल अगर जाएगा भी तो बहुत पीछे रह जाएगा, साइकोलॉजिकली तो अपसेट होगा, साइकोलॉजिकली तो वो अपसेट होगा, वो किसी से मिल नहीं सकता। इवन उसके बहन भाई भी उसको इग्नोर करते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी कई दफ़ा इग्नोर करते हैं, यार तुम तो परा हो, परौने आए हैं उसको छुपा देते हैं, वो आगे ना आना, मेहमानों ने आना है। तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रामा। तो ये उसको मिलता रहेगा, तो एक स्टेज आएगी वो घर वालों से भी भागेगा, तो भाग जाएगा, स्टडी से भाग जाएगा, काम से भाग जाएगा। अब इफेक्ट देखें, छोटी सी सर्जरी से पूरी ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब बड़ा हो गया, सपोज ऐसे ही बड़ा हो गया, उसकी शादी के मसाइल आएंगे, कोई उसको बेटी दे या बेटा देने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, अगर वो लड़की है स्पेशली, तो उसकी शादी के अच्छे खासे मसाइल हों, शादियाँ नहीं होती। और इस तरह की बच्ची को ब्याह देते हैं, वो भी किसी लूले लंगड़े शख्स से, क्योंकि आम या नॉर्मल बंदा तो शादी नहीं करेगा, तो वो भी डिफेक्टेड लड़का कोई देख लेते हैं, उसी के साथ ब्याह देते हैं। ऐसी मसाले मौजूद हैं। तो इसलिए ये अच्छा समझ लो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे की सर्जरी ना करवाने से उसकी पूरी लाइफ पे इसके इफेक्ट पड़ते हैं। एक बच्ची है, सपोज उसने नहीं करवाया पैलेट का सर्जरी, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, शी कांट स्पीक प्रॉपरली, अगर बोलेगी तो वो किसी को समझ नहीं आएगी। तो जब उसकी शादी होगी या एंगेजमेंट होगी तो प्रॉब्लम तो आएंगे ना, उसकी नहीं होगी, हालांकि वो पढ़ी लिखी भी होगी, ब्यूटीफुल भी होगी, लेकिन यहाँ आके वो बेचारी रह जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी सही जगह पे, गलत जगह पे शादी होगी और पूरी ज़िंदगी वो इसको सफ़र करेगी। सिर्फ एक डिफेक्ट से जो ट्रीटेबल था, जो ट्रीटेबल है किसी भी स्टेज पे, तो हम किसी भी स्टेज पे कर देते हैं। हम इनकार नहीं करते कि जी आप स्कूल से पहले ही करवाएं। हमारे पास आते हैं बच्चे बच्चियाँ जो एडल्ट होती हैं, हम उनको करते हैं, दे हैव वेरी गुड इफेक्ट्स, और वेरी गुड इफेक्ट्स। अवेयरनेस, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बच्ची आई, कॉलेज गोइंग थी, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, शी वाज ऑपरेटेड समवेयर एल्स, पहले उसकी सर्जरी हो चुकी थी होंठ की, दैट वाज नॉट गुड रिजल्ट। ठीक है, तो किसी ने बताया, हमारा बहरहाल वो हमारे पास आ गई, हमने उसकी सर्जरी की। आफ्टर सर्जरी उसने आईना देखा, आईना देख के शी केम बैक टू मी कि सर मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरे अम्मी अबू ने ऐसे ही किसी के साथ कर दी है, मुझे वो पसंद नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, पढ़ा हुआ भी नहीं है। तो मैंने तो अब उसके साथ, मेरा बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरा होंठ भी ठीक है, पहला काम तो मैंने ये करना जाके ये एंगेजमेंट ख़त्म करनी। दिस इज़ द इफेक्ट, वरना वो वहीं हो जाती है, वो डिप्रेशन में सारी उम्र उसने गुजार देनी थी। तो इस सर्जरी के एवर लास्टिंग इफेक्ट्स हैं। और अवेयरनेस, क्योंकि ऑफ कोर्स अवेयरनेस नहीं है ना, लोगों को पता नहीं है। अब डरते क्यों हैं? पहले तो लोग वैसे ही डरते हैं कि सर्जरी ऑपरेशन पता नहीं क्या होना है, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब ये एक डायलेमा है, लोगों को नहीं पता, वो सर्जरी से वैसे ही डरते हैं। जो करवाना भी चाहता है उसके जहन में ये होता है जी पता नहीं कितना खर्चा आना, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं।
ठीक है ना। तीसरी ये होती है जी पता नहीं कितने होना, असी लाहौर जावांगे या पिंडी जावांगे, इत्थे तो होना कोई नहीं। तो उसका सबका हमने यही ढूंढ लिया कि नज़दीक रखें, अवेयर करें सबको और फ्री करें। सबसे बड़ा यह कि हम फ्री करते हैं। वी डोंट टेक एनी चार्जेस, सर्जरी के हों, मेडिसिन के हों, हॉस्पिटल के स्टे हों। बल्कि बाज़ लोगों में जो बाज़ गरीब बच्चे हैं हम उनको गिफ्ट भी देते हैं, बैग वगैरह देते हैं, खाना देते हैं और जाते वक्त उनको आने जाने का किराया भी देते हैं। आपने सर्जरी के हवाले से ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा कि लोग सर्जरी का नाम सुन के ही डर जाते घबराते हैं। हैं। तो क्या कोई घबराने की या डरने की बात है इस सर्जरी को लेकर? वो बस उनका डिलेमा होता है ना, ऐसे जेहन में बैठा होता है, लोग डरा देते हैं इर्द गिर्द वाले, वही वो फलाने ने ऑपरेशन कराया सी तो मर गया सी, रहने दो ना कराओ। इस तरह की मिसालें भी हैं। तो लोग डरते हैं कि सर्जरी से पता नहीं क्या होगा। हालांकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया भी जदीद तरीन है। हमारे साथ जो एनेस्थिस्ट हैं वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, अच्छा। बहुत अच्छे। मतलब ये तो हम रिस्क ले ही नहीं सकते ना कि कोई ट्रामा हो। तो अब सेफ है, अब सर्जरी भी सेफ है, एनेस्थीसिया भी सेफ है। और पोस्ट सर्जरी जो एक ऑफ कोर्स एक केयर प्रोसेस होता है, वो क्या मुश्किल है? अरे इट इज़ डिफ़िकल्ट, टीडियस, इसीलिए एवरी सर्जन कैन नॉट डू इट। ये एक स्पेशल ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, सुपर स्पेशलिटी है। पहले जनरल सर्जरी होती थी, अब ये उसकी सुपर स्पेशलिटी है। अच्छा अच्छा एवरी सर्जन कैन नॉट डू इट, अच्छा। ठीक है ना। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग है, 4 साल की कम से कम ये ट्रेनिंग होती है, इसके बाद एक्सपीरियंस होता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, टीडियस। तो कॉस्मेटिक रिजल्ट हमने लेने होते हैं। हमारी सर्जरी तो जो नज़र आती है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, होंठ नज़र आ रहा है, आपने जो कुछ किया है वो नज़र आ रहा है भी क्या किया। अब्डोमिनल सर्जरी डिफरेंट है, अंदर जो कुछ मर्जी करते रहे, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ, ठीक है ना। तो उसमें छोटा मोटे डिफेक्ट हों वो छुप जाते हैं, हमारे छोटे मोटे डिफेक्ट भी नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा इसीलिए इसको कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहते हैं। कॉस्मेटिकली हमें बहुत इस पर देखना पड़ता है। एक आध स्टिच भी अगर होंठ से उतर जाए या कट जाए या निकल जाए तो नज़र आता है कि जी ये एक ही कीता है, ये तो ख़राब हो गया। अब फिगर या फेस अब बंदा करवाता ही इसलिए है कि ये ठीक हो जाए। अगर वो ना ठीक हो या डिफेक्टेड हो तो वो फिर उसका वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। बिल्कुल। और इसीलिए जनरल सर्जन के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड इन इट। करते हैं वो बट दे आर नॉट ट्रेंड इन इट। तो वी हैव टू रिवाइज, वी हैव टू रिवाइज। और तो रिवीजन सेकेंडरी से बचने के लिए ही ये है कि ऑन द फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्जरी जो है वही फाइनल हो, ताकि बार बार उसको बेहोशी ना दी जाए, बार बार उसकी सर्जरी ना हो, बार बार उसको ट्रामा ना हो। तो इसलिए यही हमारी होती है कि बंदा पहले ही सही जगह पे पहुंच के सही बंदे से सही ऑपरेशन करे। बिल्कुल जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरीज के हवाले से स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व हों तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है और एक्स्ट्रा जो है विजिलेंट हो के चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। सेकेंडरी सर्जरी के हवाले से सेकेंडरी क्या बात सर्जरी यही है ना, किसी ने की जो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब यहाँ हमारे यहाँ तो हर बंदा सर्जन बना हुआ है, हर डॉक्टर भी सर्जरी कर लेते हैं, बल्कि अब हकीमों ने भी शुरू कर दिया थोड़ा बहुत सर्जरी करना। तो हमारे पास याद आ गया, मुझे एक पेशेंट आया, उसकी बड़ी बुरी तरह सर्जरी की हुई थी किसी दूर दराज के गांव से। उससे पूछा भी कहाँ से करवाई थी, वो जी साढ़े पिंड के मुची ने टांके लाते। सो ये एक लेवल है हमारा। उसको नहीं पता पेशेंट को कि ये टांके कहाँ से लगवाने हैं या सर्जरी कहाँ से करवानी है। तो मोची का उनके जहन में जी वो जूते सीता तो ये भी सी देगा, फ्री होगा, खर्चा कोई नहीं होगा, इतने ही हो जैसा। तो रिजल्ट फिर वैसे ही होगा ना। वो हमें रिवाइज करना पड़ा, दोबारा से करना पड़ा सारा कुछ। तो अगर सही सर्जन ने या सही डॉक्टर ने सही सर्जरी नहीं की तो पेशेंट खुश नहीं होता। देखने वाले भी पूछते हैं ये क्या किया, ये तो ठीक नहीं है। उसको फिर हम रिवाइज करते हैं, अगर वो हम तक पहुंच जाए तो उसको रिवाइज करके दोबारा से सर्जरी करते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी सर्जरी। बिल्कुल। और अगर फैसलाबाद के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, आई एम श्योर वहाँ से भी कई सारे पेशेंट्स आपके पास आए होंगे। कोई ऐसी मेमोरेबल जो आपके इंटरेक्शंस रही हो इन लोगों के साथ? मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं। एक दफ़ा एक बाबा जी है विद सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, बच्चा छोटा सा 1-1.5 महीने का उन्होंने उठाया हुआ, 7 बेटी थी विद क्लेफ्ट लिप। तो वो कहने लगे कि जी ये मेरी बेटी है, इसके ये बच्चा पैदा हुआ है, तो इसके ससुराल वालों ने इसको निकाल दिया है कि ये तुमने ये क्या पैदा कर लिया, हमारे ख़ानदान में तो ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, तो आप जाएं अपने माँ बाप के घर, हमने नहीं रखना। वो नाना के घर आ गई,
अब नाना को अवेयरनेस थी कि यहाँ सर्जरी होती है, ये वो मेरे पास ले आए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये 1.5 माह है, इसको 3 माह की होने दें, हम कर देंगे सर्जरी, नथिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस खातून का जो शौहर था वो दुबई या सऊदी या उस तरफ गया हुआ था। तो उसकी वालदा ने उसे कहा कि जी इसने तो इस तरह का बच्चा पैदा कर लिया है, मैंने तो नहीं रखना, मैंने घर भेज दिया है इसको, तो तुम इसको डाइवोर्स कर दो। तो बेटा ज़रा थोड़ा समझदार था, उसका मैं आऊँगा फिर देखूँगा सूरत हाल, फिर कुछ करेंगे। बहरहाल वो नाना उसका मेरे पास आया, हमने उसकी सर्जरी की। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स वो दोबारा आया, उसका वो दामाद भी साथ आया, देवर हैप्पी। और वो नाना जी जो है ना, वो इतने खुश कि जी आपकी वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बच गया। अब वो बेटी, वो पता ही नहीं चलता था कि इसकी सर्जरी हुई है या पहले ये डिफेक्टेड थी। सो इस एक छोटे से वाक़े से आप देख लें कितना इसका इफेक्ट है। बिल्कुल हमारा और जो माशरा इन बच्चों को कबूल नहीं करता, जहाँ पैदा हो जाते हैं ना, तो वो समझते हैं कि पता नहीं इस माँ ने कुछ गड़बड़ की है या इसके कुछ गुनाह हैं जिसकी वजह से इस तरह का बच्चा पैदा हुआ। बिल्कुल जी। तो और ये चीज़ें सारी जो है ना हमें अवॉइड करनी है, नॉलेज के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से। इसमें ना माँ का कसूर होता है ना बाप का कसूर होता है, ठीक है ना। ये गॉड गिवन डिजीज़ हैं जो आती रहेंगी। कुछ लोग कहते हैं जी चांद गिरन के साथ एसोसिएशन है, ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना इसमें माँ का कसूर है ना बाप का। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैं डॉक्टर साहब से करना चाहती हूँ और मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे आज स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के हवाले से किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमने पहले बात की डिफरेंट चीज़ें जो कि बच्चों के लिए स्पेशली करेक्शनल सर्जरीज ज़रूरी होती हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो किसी भी वालिदैन की, फैमिली की जान होते हैं। आगे बढ़ते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक तरफ है और साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जरी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑल्सो क्लेफ्ट केयर सेंटर में जो है डील किया जाता है डिफरेंट पेशेंट्स को। एंड जिस तरह से मैं बता रही थी, डॉक्टर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन है और क्लेफ्ट लिप जो है बच्चों का स्पेशली, उसके हवाले से हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे। और अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्लास्टिक सर्जरी के और कॉस्मेटिक सर्जरी पे मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा फोकस करें। स्कार्स जो होते हैं, डिफरेंट लोगों को इश्यूज, एक्नी स्कार्स बन जाते हैं, डिफरेंट कोई जख्म हो जाता है, कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है। क्या क्लेफ्ट केयर सेंटर में उन चीज़ों को भी डील किया जाता है? हाँ जी, ये स्कार वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास जो बदनवा स्कार होते हैं, पहले की चोट लगी होती है, तो उसकी या तो उन्होंने स्टिचिंग करवाई नहीं होती, अगर करवाई होती है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, तो उसको हम रिवाइज कहते हैं, इसको स्कार रिवीजन कहते हैं। स्कार तो वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी में हम करते हैं ताकि बुरे बुरे स्कार जो है ना वो मिनिमाइज कर देते हैं। स्कार्स में ये रूल है कि स्कार्स कभी गायब नहीं होते। अच्छा, कभी गायब नहीं कभी गायब नहीं होते, इनको बस मिनिमाइज किया जा सकता है, मिनिमाइज किया। ये नहीं है कि ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल स्किन तो नहीं ये है। मेजर सर्जरी होती है या किस तरह से ये सर्जरी? नहीं, ये स्कार रिवीजन तो माइनर सर्जरी है। माइनर सर्जरी। हाँ जी, इसमें लोकल इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं उसको, जो उतना सा एरिया सुनकर लेता है जितना आपको चाहिए, बाकी पेशेंट होश में होता है। तो अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये किया जाता है, आधा घंटा 1.5 घंटा लगता है इसमें। अच्छा। तो उसको 2-3 लेयर्स में करके रिवाइज कर दिया जाता और है। आफ्टर केयर भी कोई आफ्टर केयर कोई खास नहीं है, बस सनलाइट से बचना होता है और हफ्ते के बाद स्टिचेस निकल जाते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे हैं। स्कार रिवीजन को प्रॉपर तरीके से करने से बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। सही हो गया। और स्पेशली अगर हम नोज रिवीजन के हवाले से भी बात करें, आई थिंक लोग कईयों को होता है हमारा नाक मोटा है, हमारा नाक छोटा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें किसी को जो है बुरा फील कराना नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें ऐसे करवा लेना चाहिए, तो उनके लिए ये ऑप्शन जो है अवेलेबल होना चाहिए। इसका उसमें यह है कि नोज रीशेपिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, किसी के बैठे होते हैं नोज ड्यू टू ट्रामा या ड्यू टू प्रीवियस नेजल सर्जरी, वो नोज का ब्रिज ही बैठ जाता है, ज़ाहिर है वो बुरा लगता है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। कई लोगों के नोज ऊपर कोबरे होते हैं, उसकी भी करेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों के नोज काफ़ी फैले होते हैं, वो भी करेक्ट हो जाते हैं।
कुछ के वो फीने से नोज़ होते हैं, वो भी हो जाते हैं। बहुत लंबे नोज़ जो होते हैं, जो चेहरे के साथ मैच नहीं करते, उसको छोटा कर देते हैं। मतलब ये रीशेपिंग कहते हैं, नेज़ल रीशेपिंग। अच्छा। ये हो जाती है। बल्कि नेज़ल ट्रामा होता है हमारे ये पेरिफेरी में। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नोज़ की क्या कहते हैं, नोज़ ही काट देते हैं। अच्छा। खसूसन मेल्स का या फीमेल्स का ना, पेरिफेरी में ये कुछ एरियाज हैं तो जहाँ वो बदला लेने के लिए या किसी को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने के लिए और कई दफा एक्सीडेंट्स के अंदर भी, हाँ, हादसात उसमें हम में भी। वो नोज ही काट देते हैं। अच्छा। तो उसमें हम नेजल करेक्शन करते हैं, दोबारा से नोज बनाते हैं। अच्छा, और ये भी पॉसिबल है कि दोबारा से नोज हाँ, को हाँ, ये रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल है, कर दिया। दोबारा से नोज बन जाता है। ठीक हो गया। और ये पोस्ट सर्जरी अगेन क्या ज्यादा वक्त हाँ, ये लगता है? कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। ये नोज दोबारा से रीशेप हो जाता है। सही हो गया। एक तो ट्रामा से है, ये एक्सीडेंट से कई दफ़ा उड़ जाता है। बिल्कुल सही। कई दफ़ा लोग अपना होमिसाइडल हो जाता है। कई दफ़ा कैंसर के बीमारियां हैं, कैंसर हो जाता है ओल्ड एज में नोज़ पे, तो वो आफ्टर कैंसर ये डैमेज हो जाता है। तो सर्जरी के बाद उसकी भी फिर करेक्शन की जाती है, लेजर करेक्शन। और ईयर कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से भी अगर बात करें तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह की अगर आपको इश्यूज हैं तो आप ईयर सर्जरी की तरफ और ईयर कॉस्मेटिक सर्जरी करवा सकते हैं। ईयर के भी करते हैं हम। ईयर की ये जो इस बाहर वाला ईयर, इसको पिन्ना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर। अच्छा। तो पिन्नोप्लास्टी कहते हैं इसको। ये बाज़ बच्चों के होते हैं, खड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और खड़े कान कहते हैं उसको, पंजाबी में खड़कन्ना कहते हैं। खड़े कान होते हैं, बैट ईयर्स कहते हैं इसको। वो बुरे लगते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, वो छोटे कर देते हैं पीछे, तो वो सही हो जाता है। उसमें भी वही बच्चे एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं, वो छोटे हो जाते हैं, हो जाता है। कई कानों का ट्रामा होता है, एक्सीडेंट हुआ, कान ही आधा उड़ गया, लड़ाई में ज़ाया हो जाता है आधा कान या पूरा कान, तो उसकी पूरी पूरी रिपेयर हो जाती है, तो वो करते हैं। और ये भी मेजर सर्जरी में काम करता है? ये मेजर सर्जरी। ठीक हो। इसमें हमें एक कान की जो हड्डी है बारीक, ये लेके डालनी होती है। चेस्ट से लेते हैं आमतौर पे। चेस्ट में नरम हड्डी होती है, वो निकाल के उसको वहाँ रिप्लेस करते हैं। वो 2-3 स्टेजेस होती हैं इसकी, तो फिर उसको ये कान उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये काफ़ी महंगी सर्जरी है, 2-3 स्टेजेस ले जाती है। और अब्डोमिनल प्लास्टी के हवाले से भी हम बात करें। अब्डोमिनोप्लास्टी जो ये मेन प्रॉब्लम है लेडीज़ का, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में अगर प्रॉपर वफ़ा ना हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज आएँ, तो एब्डोमिनल स्किन जो है ये लैक्स हो जाती है। लैक्स होने के बाद ये लटक जाती है, तो उसकी जो शेप है ना बॉडी की, वो डिस्टर्ब होती है। तो जो सेंसिटिव ख्वातीन हैं या सेंसिटिव मेल मेंबर्स हैं, वो फील करते हैं कि जी इसका एब्डोमेन ठीक नहीं है या लटक गया है। तो वो फीमेल्स वो इस तरह की आती हैं कि हमें ये जो लटके हुए पेट हैं ये ठीक करें। तो उसमें अर्ली स्टेज में तो लाइपोसक्शन की जाती है, छोटी मोटी फैट निकाल के वो ठीक हो जाता है। लेट स्टेज में अगर नेग्लेक्टेड केसेस हों तो एक्सेस स्किन होती है, फालतू स्किन, वो लटक जाती है काफ़ी नीचे तक, तो सारी फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसको एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। इससे उसकी एब्डोमेन की फिगर बड़ी अच्छी हो जाती है और उसकी साइकी, खातून की साइकी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें कोई रिस्क्स भी इन्वॉल्व? रिस्क इसमें थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई फेस नहीं करनी पड़ी। सही हो गया। ठीक है। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड बिफोर के यू नो किसी को भी कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप क्लेफ्ट केयर सेंटर जो कि सरगोता रोड पे मौजूद है, वहाँ पर जा सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, फैसलाबाद को लेकर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक लोगों के साथ? और लगता बड़ा है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम बड़ा खुशी फील करते हैं जब किसी को अच्छी शक्ल दे के भेजते हैं घर। जब वो हमें थैंक यू कहता है तो हमारी फ़ीस वापस आ जाती है। वो कि हम फ़ीस नहीं लेते, लेकिन हमें खुशी होती है कि पेशेंट इज़ हैप्पी और हमने उसको कुछ दिया है। कि आप उनके लिए जो है, ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटीज हम सब में होती हैं, और अगर कोई इस रूट पे जाते हैं तो आई थिंक वो बड़े ग्रेटफुल होते होंगे आपके लिए कि हाँ, आपने जो है उनका इशू सॉर्ट आउट कर दिया। एंड स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब आपकी सर्जरी जो है वो विजिबल हो और उसमें कोई मिस्टेक जो है वो ना हो सकती, तो वो प्रेशर होता होगा आपके ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसकी दोबारा से सर्जरी ना करनी पड़े।
सेकेंडरी सर्जरी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। एक तो दोबारा बेहोश करना पड़ेगा, दोबारा से करेंगे, तीसरा पेशेंट खुश नहीं होता उससे। तो इसलिए हमें पहली ही स्टेप पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से उसको करना पड़ता है। और प्लास्टिक सर्जरी के स्कोप के हवाले से अगर ओवरऑल बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं वो ऑफ कोर्स मेडिकल में जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो मेजर किस में करना चाहते हैं, स्पेशलाइज किस में करना चाहते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप बड़ा अच्छा है। आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा डेवलप करेगी। जो जो अवेयरनेस होगी हमारी पब्लिक में, तो ये डेवलप करेंगे। दूसरे ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी है स्पेशली, इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जिसका नोज़ ख़राब है उसने ठीक करवाना ही कराना है। तो अगर ये कॉमन होगा, हर सिटी में अवेलेबल होगा, तो लोग जाएंगे। अब तो ज़्यादातर लोग फैसलाबाद से लाहौर का रुख करते हैं, ठीक है ना। फैसलाबाद में वो समझते हैं कि जी इतने अच्छे सर्जन नहीं हैं। एक ये भी है कि जी लाहौर में ज़्यादा अच्छी होती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी ये अच्छे प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं। तो ये बड़ा अच्छा शोबा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है ख़वातीन के लिए, स्पेशली इसमें एमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं करनी पड़ती। ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो नाइट घर से बाहर रहना उनके लिए मुश्किल है बच्चों के साथ। तो ये अपनी मर्ज़ी से टाइम दे के पेशेंट को कर लेते हैं, नाइट बाहर गुजारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी सर्जरी है, अच्छा शोबा है, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए। और खर्चे के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली हमने डिस्कस किया कि क्लेफ्ट लिप के लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है क्लेफ्ट केयर सेंटर में। जो बाकी सर्जरीज हमने स्कारिंग के हवाले से बात की, नोज़ सर्जरी के हवाले से बात की, साथ ही साथ एयर सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी की भी हमने बात की। इसके चार्जेस हम थोड़े बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी जितने हमारे लोग जो है पे कर सकें ईजीली, ठीक है ना। हमारा वो मोटिव नहीं है कि पैसे जमा किए जाएं, आराम से जितने पेशेंट थोड़े बहुत दे वो हम ले लेते हैं। लेकिन लिप और पैलेट वो 100% फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं। सही हो गया। तो इवन विद दीज अदर सर्जरीज ये रूम अवेलेबल है कि अगर आप कंप्लीट नहीं भी अदा कर सकते पैसे, तो कम पैसों के अंदर आपकी ये सर्जरीज हाँ की जी, जाएंगी? हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। और आपके करियर की, क्योंकि मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपका जो अपना प्लास्टिक सर्जरी में, और स्पेशली फैसलाबाद में आपने मुझे बताया कि 2018 के अंदर आपका क्लिनिक जो है स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद का जो वक्त है वो कैसा आपका रहा है फैसलाबाद की, स्पेशली अगर हम बात करें इस क्लिनिक के हवाले से? हमने शुरू की थी प्लास्टिक सर्जरी 2000 में। पहले मैं लाइट हॉस्पिटल में था सीनियर रजिस्ट्रार, फिर मैं एपी बना हुआ। उसके बाद रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद फिर मेरे कांटेक्ट हुए एक एनजीओ से, उन्होंने कहा कि ये आप लिप की सर्जरी करें, हम आपको सारी फंडिंग करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने पेशेंट से कुछ पैसा नहीं देना। अच्छा। तो फिर हम इस तरफ आ गए, तो पेशेंट की फ्री सर्जरी शुरू की, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट बेशुमार, तो बहुत सारी, अब तक मैं 6000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूँ लिप की। और कॉस्मेटिक्स के भी पेशेंट्स आ जाते हैं, वो भी हम करते हैं इसी तरीके से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज का, ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। एंड लाइक आई सेड बिफोर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की जाती है, और बाकी सर्जरीज में भी, इवन जिनकी जो है कॉस्मेटिक सर्जरीज है, वहाँ पे भी आपको रूम दिया जाता है कि अगर आप पूरा अमाउंट नहीं पे कर सकते तो आप पार्शल अमाउंट पे कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्प आउट किया जाएगा इन चीज़ों को लेकर। तो जी एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि हमारे साथ क्लेफ्ट केयर सेंटर से, जो कि सरगोदा रोड पे मौजूद है, डॉक्टर तनवीर अहमद मौजूद हैं, और प्लास्टिक सर्जन है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आज की, इन्फॉर्मेटिव रही, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरीज और प्लास्टिक सर्जरीज के हवाले से। यहाँ पर हमारा जो शो है उसका वक्त ख़त्म होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत ही अच्छी और मुफीद एडवाइस जो है वो हमारे ऑडियंस के लिए आपने दी। यहाँ पर जी मुझे इजाज़त दें, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।